हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद डियर खान सर यूट्यूब चैनल पर। आज आप लोग जिस क्लास का बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, यानी कि हम कह सकते हैं बहुप्रतीक्षित क्लास आपकी, वो आज आपके समक्ष प्रस्तुत है। आ गया हूँ आज इसको मैं लेकर, है ना। तो हिंदी की क्लास आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और निश्चित रूप से ये हिंदी की क्लास आपकी आने वाली जो एग्जाम्स है उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है, काफ़ी फायदेमंद रहने वाली है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, जोश और जुनून के साथ इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो एक बार फिर से स्वागत है सभी का। आइए स्टार्ट करते हैं। हिंदी में हम जो शुरुआत करेंगे वो, चूंकि हिंदी क्या है अपने आप में एक भाषा है और भाषा की शुरुआत भाषा शब्द से ही की जाएगी, ठीक है। तो भाषा शब्द आया कहाँ से है? तो भाषा शब्द वास्तव में संस्कृत से आया है। कहाँ से आया है? संस्कृत से आया है। संस्कृत के भाष शब्द से आया है। कहाँ से आया है? भाष शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है बोलना, ठीक है। बिल्कुल हम लेवल, बेसिक लेवल से ही उठा रहे हैं, आज जीरो से उठा रहे हैं हिंदी को, है ना। जिसको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता होगा वो भी हिंदी की बेसिक कॉन्सेप्ट समझकर हिंदी के अग्रिम भागों को समझ पाएगा, ठीक है ना। एडवांस लेवल को भी समझ पाएगा, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषा को हिंदी क्या है भाई? एक भाषा है, ठीक है। तो भाषा शब्द जो आया है हमारा, कौन सा? भाषा शब्द जो आया है वो संस्कृत के भाष शब्द से आया है। कहाँ से आया है? भाष शब्द से आया है। अब भाष का मतलब क्या है? भाष का मतलब होता है वास्तव में बोलना। क्या होता है? बोलना, ठीक है ना। हम या आप जो कुछ बोलते हैं वो किसी न किसी भाषा में तो बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, अब ये जो भाषा है आपकी, ये जो भाषा है, इस भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। हालांकि भाषा का अपना एक चैप्टर हम लोग अलग पढ़ेंगे, है ना। आज हम लोग बेसिकली जीरो से उठाने का प्रयास करेंगे चीजों को, यानी कि बिल्कुल आज अनाराम पढ़ाएंगे हम आपको, ठीक है। हाँ, तो भाषा को लेके चलते हैं अनाराम पर सबसे पहले तो, ठीक है। तो भाषा का जो सार्थक इकाई होती है, भाषा की सार्थक इकाई जो होती है वो वाक्य होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो एक प्रश्न तो आपका यही बन जाता है कि भाषा की सार्थक इकाई क्या है? सार्थक इकाई होती है क्या? वाक्य, है ना। अब मैं आपको थोड़ी इकाइयों के बारे में बता रहा हूं कि उससे छोटी इकाई कौन सी है, उससे छोटी इकाई कौन सी है, और हमें अंततः चलना है कहां पर? वर्ण पर। क्योंकि वर्ण जो होगी वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी और उसी छोटी इकाई से ही हम आज शुरुआत करेंगे। ओके, तो चलिए देखिएगा, भाषा की सार्थक इकाई क्या है? भाषा की सार्थक इकाई है वाक्य, ठीक है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती है और वाक्य से छोटी इकाई जो होती है वो उपवाक्य होती है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, है ना। और उपवाक्य से छोटी इकाई जो होती है वो पदबंध होती है, पदबंध होती है, ठीक है। और पदबंध से छोटी इकाई की अगर बात करें तो वो पद होता है, पद, या फिर आप उसको कह सकते हैं शब्द, ठीक है ना। और पद से छोटी इकाई जो होती है वो अक्षर होती है। पद से छोटी इकाई क्या है? अक्षर। और अक्षर से भी अगर छोटी इकाई की मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो वर्ण या फिर ध्वनि होती है। वर्ण या ध्वनि होती है, ठीक है। तो सबसे सार्थक इकाई क्या है? भाषा की सार्थक इकाई वाक्य, उससे छोटी इकाई उपवाक्य है, फिर उससे छोटी इकाई पदबंध है, पदबंध से छोटी इकाई पद, पद से छोटी इकाई अक्षर, और अक्षर से छोटी इकाई वर्ण या फिर ध्वनि। अब इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है? वर्ण और ध्वनि में क्या अंतर है? तो यहाँ पे देखिए आप लोग, वर्ण वास्तव में हम कह सकते हैं वर्ण या ध्वनि जो है, वर्ण या ध्वनि वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। तो वर्ण वास्तव में जो मैं ध्वनि बोल रहा हूँ, ठीक है ना, जो मैं बोल रहा हूँ, जो ध्वनि आप सुन रहे हैं, ठीक है ना, ये क्या है? ये ध्वनि है। यानी कि भाषा की अगर मैं सबसे छोटी इकाई उच्चारित इकाई की बात करूं, जिसका उच्चारण सिर्फ कथित इकाई की मैं बात करूं, तो वो ध्वनि है। और यदि उसी ध्वनि को मैं लिख दूं, लिखित इकाई की मैं बात कर लूं, तो वो वर्ण है। अंतर समझ में आया दोनों का? वर्ण और ध्वनि, वर्ण और ध्वनि ये लिखित है, कैसी है? लिखित है। और ये कैसी है? उच्चरित है, या कह सकते हैं आप लोग कथित, कथित, ठीक है। सबसे छोटी इकाई वर्ण लिखित रूप में, ओके।
जैसे कि मैंने लिख दिया ये आ, तो ये वर्ण हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, ठीक है। और वहीं ध्वनि की बात करूं तो आ, ये ध्वनि हो गई। है दोनों छोटी इकाइयां, लेकिन एक लिखित रूप में है और एक उच्चारित रूप में है, कथित रूप में है। ओके, समझ में आ गया आपको? ओके, वेल डन। तो हम शुरुआत यहीं से करने जा रहे हैं, वर्ण से ही शुरुआत करने जा रहे हैं। अक्षर और वर्ण में आपको पता होगा अंतर, जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम एक शब्द लेते हैं राम। क्या लिया हमने? राम। तो राम जो है इसमें देखो दो अक्षर है, रा और मा, ठीक है, दो। लेकिन अगर हम वर्ण की बात करेंगे तो इसमें चार निकल के आएंगे, जैसे कि ये रा प्लस आ प्लस मा प्लस आ, ये चार वर्ण निकल के आए, ठीक है। इस प्रकार से इनमें अंतर होता है। ओके, चलिए एक एक करके सब चीजों को पढ़ेंगे हम। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं क्या? वर्ण से हम लोग। स्टूडेंट इतना समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिएगा, तो वर्ण हमें समझ में आ चुका है। अब इस वर्ण से ही एक चीज बनती है जिसका नाम है वर्णमाला, अल्फाबेट, वर्णमाला। अब वर्णमाला क्या होती है? तो सिंपल सी बात है, वर्णों को अगर पहना दे हम किसी धागे में तो बन जाएगी क्या? उसकी माला। लेकिन कैसे पहनाना है? इसको व्यवस्थित रूप से पहनाना है आपको। कैसे पहनाना है? सिक्वेंशियल पहनाना है, व्यवस्थित पहनाना है ना। यानी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना है, कौन सा समूह रहेगा? व्यवस्थित समूह। वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है, ठीक। अब ये जो वर्णमाला है ये कितनी संख्या में है हमारे पास में, मतलब वर्ण कितने हैं हमारे पास में, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं आपसे उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने हैं और लेखन के आधार पर वर्ण कितने हैं, तो दोनों में काफी अंतर है। उच्चारण के आधार पर वर्ण जो है मात्र 45 है, इसमें 10 स्वरों को शामिल किया गया है और 35 व्यंजन को शामिल किया गया है, ठीक है ना। देखिए उच्चारण के हिसाब से अगर मैं बात करूं, उच्चारण के आधार पे तो 10 स्वर मिलेंगे आपको और 35 व्यंजन, यह उच्चारण के आधार पर है, ठीक। और यदि मैं लेखन के आधार पर बात करूं तो यहां पे टोटल कितना हो जाएगा आपका? 45, ठीक है ना। और लेखन के आधार पर अगर मैं बात करूं तो टोटल 52 होंगे। इसमें 13 तो आपके स्वर हो जाएंगे, 13 स्वर, ओके। और उसके बाद में 39 आपके व्यंजन हो जाएंगे, 39 व्यंजन। तो 9 3 12 और 3 और एक 4 और एक हासिल का उधर का 5, यानी कि इस तरह से कितने हो जाएंगे टोटल? 52 वर्ण। तो लेखन के आधार पर हमारी हिंदी वर्णमाला में या हिंदी भाषा में 52 वर्ण है, जो स्थानीय स्तर से लेकर तो अंतरराष्ट्रीय स्तर तक मान्यता प्राप्त है, ठीक है ना। तो इतना समझ में आ गया आपको, उच्चारण के आधार पर कितने हैं और लेखन के आधार पर कितने हैं। तो ये 52 वर्णों के बारे में हम विस्तृत जानकारी आपको देंगे कि ये 52 वर्ण कौन कौन से हैं, इनमें स्वर कौन से हैं और व्यंजन कौन से हैं, और फिर उसके बाद आगे चर्चा हम करेंगे। तो इतनी कहानी क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि ये स्वर कौन से हैं। तो स्वर हमें चर्चा का विषय हमारे लिए आगे का, ठीक है। देखिए मैं आपको टोटल 52 वर्णों के बारे में बात कर रहा हूं अभी, कि 52 वर्ण कौन कौन से हैं, है ना। तो स्वरों की बात करें तो टोटल हमारे पास स्वर कितने हैं? 13 हो गए, है ना। तो इसके बारे में छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, एड़ी, ऐनक, ओखली, औरत, अंगूर और ये आहा, यानी आ आ ई उ ऋषि, ए ऐ ओ औ अम हा, हो गए 13, ठीक है।
अब यहीं पे हम व्यंजन की बात करते हैं कि व्यंजन टोटल 39 कैसे हैं हमारे पास में, तो इसको अच्छी तरह समझना है आपको, ठीक है ना, वोवेल एंड कंसोनेंट। तो व्यंजन की बात करें तो सबसे पहले का से स्टार्ट करते हैं व्यंजन को। तो का से लेकर मां तक ये एक पूरा ग्रुप है जिसको हम लोग वर्गीय व्यंजन के नाम से जानते हैं या स्पर्श व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो ये टोटल का से लेकर मां तक अभी हम व्यंजन जब पढ़ेंगे इनके बारे में चर्चा करेंगे तो ये 25 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 25। इन 25 के बारे में अभी बात करेंगे व्यंजन वाले क्लास में। इसके बाद अगर हम बात करें 25 के बाद तो आगे आप देखेंगे तो एक क्वालिटी आती है व्यंजनों की, अंतस्थ व्यंजन। कौन सा आता है? अंतस्थ व्यंजन होते हैं, तो जो कि 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। य, र, ल, वा, ये 4 होते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो उष्मीय व्यंजन होते हैं। उष्मीय व्यंजन ये भी कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं। श, स, स, ह, इस प्रकार से ये भी 4 होते हैं। इसके बाद उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन ये 2 होते हैं, अड़ा और डा, ठीक है ना, तो 2 ये होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन जो है ये भी 4 होते हैं। छा छत्रपति वाला, त्रिशूल, त्रा ज्ञानी, ज्ञा और श्री वाला स्त्रा, 4 ये हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से 4, 4, 8, 4, 12, 13 और 14, 14 और 25 टोटल का जोड़ अगर देखेंगे आप लोग तो ये 39 हो जाते हैं। इस प्रकार से 39 व्यंजन और 13 स्वर, 13 स्वर और टोटल मिला के हो जाते हैं कितने? 52। कितने हो जाते हैं? 52। इन्हीं 52 वर्णों पर सारा खेल है हमारी वर्णमाला का, हिंदी वर्णमाला का। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं स्वरों के बारे में कि स्वर वास्तव में होते क्या है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं स्वर के बारे में। अब देखिए ये जो स्वर अभी लिखे थे मैंने, इन्हीं स्वरों पर सारी कहानी डिपेंड करेगी अभी स्वर वाले लेक्चर में। ठीक है, स्वर वास्तव में है क्या चीज, वोवेल्स है क्या? तो हमारी हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण, हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, या कह सकते हैं जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है जिन्हें बोलने के लिए। ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं? ऐसे वर्ण वास्तव में स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर, जो अपने आप में कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि स्वर क्या चीज है। स्वतंत्र जो इकाई है वास्तव में वो क्या है? वो स्वर है, ठीक है ना, जिन्हें अन्य किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता महसूस नहीं होती है बोलने के लिए, है ना, आवश्यकता नहीं होती है बोलने के लिए, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं स्वरों के विभाजन की, क्लासिफिकेशन ऑफ वोवेल्स, ठीक है। तो देखिए आप लोग स्वरों को कई अलग अलग भागों में बांटा गया है, लेकिन मूलतः जो स्वर है वो 3 प्रकार के ही होते हैं। मूलतः स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ठीक है। देखिए कौन कौन से प्रकार है इनके। सबसे पहला जो प्रकार है वो मूल स्वर का है, मूल स्वर। और दूसरा जो प्रकार है वो संधि स्वर का है, संधि स्वर। और तीसरा जो प्रकार है वो प्लुत स्वर का है। ये 3 तरह के स्वर होते हैं, मूल स्वर, संधि स्वर और प्लुत स्वर, ठीक। अब जो मूल स्वर है हमारे वो क्या है, संधि स्वर क्या है और प्लुत स्वर क्या है, इस पर चर्चा कर लेते हैं अपन, ठीक है। सबसे पहले मूल स्वर वे स्वर होते हैं जिन्हें बोलने के लिए अन्य स्वरों की आवश्यकता नहीं होती है, जो मौलिक है, ठीक है, जो कैसे हैं? मौलिक है, जिन्हें बोलने के लिए अन्य स्वरों की भी आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने आप में स्वतंत्र है, ठीक है ना। वो क्या कहलाते हैं? मौलिक या मूल स्वर कहलाते हैं। और इन्हीं मूल स्वरों को हम लोग ऋस्व स्वर या लघु स्वर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। मूल स्वर को ही क्या कहते हैं हम लोग? मूल स्वर को ही हम लोग लघु स्वर भी कहते हैं, लघु, और इसी के साथ इन्हें ऋस्व स्वर भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब ये है कौन कौन से? तो ये जो स्वर है आपका छोटा आ और छोटी ई और छोटा उ
और एक ऋषि, ये है चार आपके क्या हो गए, ये मूल स्वर हो गए, ठीक है ना। इन्हें बोलने के लिए किसी अन्य स्वर की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, ओके। उसके बाद बात करते हैं हम लोग संधि स्वर की। तो संधि स्वर कौन कौन से होते हैं? तो संधि स्वर को समझने के लिए भाई दो अलग अलग प्रकार के स्वरों से मिलकर जो स्वर बनेंगे वो संधि स्वर होंगे, है ना। तो इनके दो टाइप्स हैं, है ना। एक तो दीर्घ संधि स्वर होते हैं, है ना। कौन से? दीर्घ संधि स्वर, यानी कि दीर्घ स्वर कह दीजिए डायरेक्टली आप, संधि लिखा हुआ है यहाँ पर दीर्घ स्वर। और दूसरे होते हैं संयुक्त स्वर। कौन सा होते हैं? संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, ठीक है। तो देखिए दीर्घ स्वर क्या है? वास्तव में ऐसे स्वर जो बने तो किससे हैं? मूल स्वरों से ही बने हैं, लेकिन एक ही स्थान से बोले जाने के कारण इन्हें हम सजातीय स्वरों का नाम भी देते हैं। यानी कि सजातीय स्वरों से मिलकर बने स्वर दीर्घ स्वर कहलाएंगे। सजातीय का मतलब क्या? जो हमारा मुंह है उसमें अलग अलग तरह के स्थान होते हैं जहां से हम शब्दों का उच्चारण करते हैं, ठीक है ना। जिह्वा के प्रयोग के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, इस प्रकार से, है ना। तो जिन स्वरों का उच्चारण स्थान एक ही जगह का है, ठीक है ना, तो एक ही स्थान से बोले जाने वाले जो स्वर होते हैं, एक ही स्थान से बोले जाने वाले जो स्वर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो सजातीय स्वर कहलाते हैं। और जो सजातीय स्वरों से मिलकर दूसरा स्वर बनेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? उसको कहेंगे हम लोग दीर्घ स्वर, ठीक है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर समझिएगा आप लोग, जैसे कि छोटा आ प्लस छोटा आ, तो इससे क्या बन गया हमारा? बड़ा आ बन गया। तो ये बड़ा आ क्या है हमारे पास में? ये दीर्घ स्वर है, ठीक है। और वहीं पे हम बात करें छोटी ई प्लस छोटी ई, दोनों मूल स्वर है और एक ही स्थान से बोले जाते हैं, ठीक है। इसलिए इधर क्या बन जाएगी हमारे पास में? ये बन जाएगी बड़ी ई। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मूल और एक ये मूल। अगला देखिए आप लोग, ऊ की बात करते हैं, छोटा ऊ और छोटा ऊ बराबर दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? ये बड़ा ऊ बनाएंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास जो दीर्घ स्वर निकल के आए वो कौन सा है? ये वाले, ये दीर्घ स्वर है, ठीक है ना। आ, ई और ऊ, ओके। इसी प्रकार से हम अगर बात करें यहाँ पे संयुक्त स्वरों की, तो विजातीय स्वर जो होते हैं, विजातीय स्वरों के मिलने से या उनके जुड़ने से जिन स्वरों का निर्माण होता है उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम संयुक्त स्वर कहेंगे। विजातीय अलग अलग स्थान से बोले जाने वाले स्वर जो होते हैं उनको बोलते हैं विजातीय स्वर। अलग अलग मुख के अलग अलग स्थान से बोले जाने वाले स्वरों को क्या कहेंगे हम लोग? विजातीय स्वर। और विजातीय स्वरों के संयुक्त होने से या मिलने से, एक स्थान पे उनके आ जाने से जो नए स्वर बनेंगे उन्हें क्या कहेंगे हम लोग? उन्हें कहेंगे हम लोग संयुक्त स्वर। जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे हमारे पास में आ प्लस ई, ये अलग स्थान से बोला जा रहा है और ये अलग स्थान से बोला जा रहा है। अभी इनका सबका प्रयोग करेंगे हम अलग अलग वर्गीकरण के दौरान, ठीक है ना। तो ये दोनों जब मिलेंगे हमारे पास में तो ये क्या बना देगा? ये ए बन जाएगा, एडी वाला ए, ठीक है। उसी प्रकार से यदि मैं बात करूं आ प्लस ए की, ये अगर आ गया तो फिर ये आई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा, ठीक है ना। और इसी प्रकार से आगे बात करें इस आ प्लस ऊ की, तो देखो क्या बन जाएगा हमारे पास में? ओ बन जाएगा। और यदि इस ऊ के स्थान पर ओ रख दूं मैं, आ प्लस ओ, तो ये औ बन जाएगा। तो ये हो गया और ये हो गया, ये चार लोग, ये क्या हो गए हमारे पास? संयुक्त स्वर हो गए। और इस तरह से आपके स्वर कंप्लीट हो जाते हैं। देखो जो हमने उच्चारण के स्तर पे जो देखे थे 10 स्वर, वो यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं आपके। 1 2 3 4 ये हो गए, और 5 6 7, और उसके बाद में आपके 8 9 10 11। जो ऋषि हो रहा है वो मैच नहीं कर रहा है ना। लेकिन अगर हम उच्चारण के स्थान से आपसे प्रश्न आए कि भाई उच्चारण के हिसाब से बताइए स्वर कितने होते हैं, तो 10 ही बताना है ना। ध्यान रखिए, यहाँ से प्रश्न बहुत बारीकी से आते हैं। उच्चारण के स्थान, उच्चारण के हिसाब से अगर बात करेंगे तो 10 होंगे। और यदि मौलिक स्वर कितने होते हैं तो आप बताएंगे ऋषि को जोड़कर 11 होते हैं। मौलिक स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। लेकिन आपसे पूछे कि भाई बताइए परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या कितनी है, तो
तो आप 13 बताएंगे, यानी कि टोटल की संख्या आ जाती है। फिर परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 है, मौलिक रूप से 11 है, लेकिन उच्चारण के हिसाब से अगर बात करेंगे तो 10 रहेंगे मात्र। ठीक है, ये हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको संधि स्वर समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या बचा है, प्लुस स्वर। प्लुस स्वर क्या होते हैं? वास्तव में प्लुस स्वर जो है यह संस्कृत में उपयोग किए जाते हैं, हिंदी में इनका उपयोग नगण्य है। ठीक है, ना के बराबर है। ठीक है, या होता ही नहीं है। और इनका प्रयोग जो होता है वास्तव में किसी व्यक्ति विशेष को बुलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर नाटक के जो संवाद होते हैं जिनमें बहुत तेज बोलना पड़ता है, खींचना पड़ता है आवाज को, वहां पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम प्लूत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूत स्वर। ठीक है, तो प्लुस स्वर देखिए कैसा होता है। प्लुस स्वर की आकृति ये एक इस प्रकार की रेखा है, वर्तुल आकार की, है ना, इसको बोलते हैं प्लुस स्वर। जैसे उदाहरण के लिए एक शब्द लिखता हूं मैं, यहां पे प्लुस स्वर का इस्तेमाल हुआ है, राम। क्या आया? राम। मतलब राम बोलेंगे तो दीर्घ स्वर का प्रयोग कर लिया हम लोग, है ना, लेकिन राम लंबा खींचा। इसी प्रकार से ओम का उच्चारण करते हैं हम लोग, तो ये जो आकृति बनती है आपकी, है ना, इस प्रकार का एक, ठीक है ना, ये भी एक तरह का क्या है, ये भी एक तरह का प्लुस स्वर है। क्या है? प्लुस स्वर है। इसमें भी हम लंबा खींचते हैं इस स्वर को। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्लुस स्वर कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे? प्लुस स्वर कहेंगे इसको। ओके स्टूडेंट्स, तो ये होता है प्लुस स्वर, जिनमें दीर्घ स्वर से भी ज्यादा आपको अवधि लगानी पड़ेगी बोलने में। ठीक है ना, ज्यादा समय लगता है इसमें बोलने में, है ना। तो ये है आपके मूल स्वर जो 3 तरह के होते हैं। ठीक है, मूल स्वर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। मूल स्वर, जिसे लघु स्वर भी कहा जाता है, ऋषु स्वर भी कहते हैं, है ना, संधि स्वर, और दूसरा प्लुस स्वर। ठीक है ना, मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी कि स्वर वास्तव में कितने प्रकार के होते हैं। तो मूलतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, अब बात करेंगे और अलग अलग स्थानों से इनको कैसे बोलते हैं और अलग अलग किस प्रकार से इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आगे की कहानी क्या है स्वरों के मामले में, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अगला प्रकार है हमारा स्वरों का सेकंड टाइप, वो है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। यानी कि हमारा मुख जो है उसके कौन से स्थान से स्वर निकल के आते हैं, है ना। तो उच्चारण स्थान के आधार पर, अभी हमने जो पढ़ा है वो अवधि के आधार पर पढ़ा है। उच्चारण अवधि के आधार पर हम पढ़ चुके हैं, वो 3 तरह के जो हैं, जिसमें हमने देखा कि जो लघु मतलब लघु जो स्वर थे उनमें सबसे कम समय लगता था, सबसे कम अवधि लगती थी उनका उच्चारण करते थे। तो और उसके बाद जो दीर्घ स्वर आप लोगों ने देखा, दीर्घ या संयुक्त स्वर, है ना, उनमें लघु स्वरों की अपेक्षा दुगना समय लगता था। और वहीं बात करें प्लुत स्वरों की, तो प्लुत स्वरों में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता था। ठीक है ना, तो वो तो उच्चारण अवधि के आधार पर वर्गीकरण था। ठीक है ना, अब उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, तो ये भी 3 तरह के होते हैं। ठीक है ना, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, स्वर। ठीक है, तो ये 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 अग्र स्वर, अग्र स्वर। नंबर 2 मध्य स्वर, और नंबर 3 पश्च स्वर, पश्च स्वर। अब देखिए अग्र स्वर कौन से हैं, अग्र स्वर की परिभाषा क्या होगी, है ना। तो याद रखिए, नाम से ही क्लियर हो जाएगा इधर से। उच्चारण स्थान क्या है, आपका जो जिह्वा है उसका खेल है पूरा पूरा, कि जिह्वा का कौन सा भाग ऊपर उठता है उन स्वरों को बोलते समय। ठीक है ना, उसके आधार पर आपको निर्णय लेना है कि वास्तव में कौन से क्वालिटी का स्वर जो है कहाँ बैठेगा, अग्र स्वर कौन सा होगा और पश्च कौन सा होगा, है ना। तो देखिए अग्र स्वर की बात कर रहे हैं, ऐसे स्वर जिनको उच्चारित करते समय, जिनको उच्चारित करते समय जिह्वा का अग्रभाग ऊपर उठता है, जिह्वा का अग्रभाग ऊपर उठता है, उस वो क्या कहलाते हैं, वो अग्र स्वर कहलाते हैं। जैसे जैसे कि ई ई, ई ई,
ए ऐ। देखो ये वाला जो भाग है आप प्रयोग करिए मेरे साथ में, आपको मजा आएगा, समझ में आएगी चीजें, ठीक है ना। ई ई ई ई ई ये उठ रहा है, देखो अग्र भाग ऊपर उठ रहा है, ई ई। पीछे का वैसा ही है, मध्य भाग वैसा का वैसा ही है, लेकिन आगे का भाग काम कर रहा है। ई ई ए ऐ, ई ई ए ऐ है ये वाला भाग, ई ई ए ऐ, ई ई ए ऐ। ठीक, तो यहां लिख दूंगा मैं क्या, ई ई ए ऐ अग्र स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अग्र स्वर कहलाते हैं। वही बात करूं मध्य स्वर की, तो यहां पर जिह्वा जो होती है वो अपने यथा स्थान पर बनी रहती है ना, इसमें कोई किसी प्रकार का अंतराल नहीं आता है, आवाज वो ऑटोमेटिक अंदर से बाहर की ओर आ जाती है, ठीक है ना। मध्य स्वर में जिह्वा का कोई भाग भी ऊपर नहीं उठता है, जैसे कि आ, छोटा आ जो रहता है आ। बताओ कोई उठ रहा है, कोई भी भाग आपके जिह्वा का नहीं उठ रहा होगा, ठीक है। तो आ ये क्या है? ये हमारा मध्य स्वर है। छोटा आ क्या है? छोटा आ मध्य स्वर है, ठीक है। आगे बात करते हैं पश्च स्वरों की, कि पश्च स्वर क्या होता है? जिसमें जिह्वा का पश्च भाग ऊपर उठता है या उठने का प्रयास करता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पश्च स्वर कहेंगे, ठीक है ना। अब देखो आप लोग ऊ ऊ, उल्लू और ऊन, ऊ देखो पिछला भाग ऊपर उठने का प्रयास कर रहा है, ऊ ऊ ऊ, ओ ओ औ, उ ऊ ओ औ, उ ऊ ओ औ। तो यहां क्या हो रहा है? यहां पिछला भाग ऊपर उठ रहा है, ठीक है ना, उ ऊ ओ औ। तो देखो आप लोग ये आपका हो गया क्या? पश्च स्वर ओ औ। आगत ध्वनि में अगर बात करें तो एक और आप जोड़ सकते हैं यहां पर आ। आगत ध्वनि में कभी कभार इसको पूछ लेते हैं, तो इसको भी याद कर सकते हैं, ये भी पश्च भाग से ही आता है, मतलब पश्च भाग ऊपर उठता है, आ ऑफिस वाला आ जो हम लगाते हैं वो वाला, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 3 प्रकार उच्चारण स्थान के आधार पर, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। अगला जो टाइप होगा हमारा वो होगा मुख के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुख के खुलने के या मुख विवृत्त के आधार पर, ठीक है ना। तो मुख के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। अब मुख कितनी मात्रा में खुलेगा उसके आधार पर हमने इनको 4 अलग अलग भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है स्टूडेंट्स? 4 भागों में, ठीक है। मुख के खुलने के आधार पर पूरा खुल रहा है, आधा खुल रहा है, लगभग बंद रह रहा है, लगभग थोड़ा बहुत खुल रहा है ना। इस आधार पर 4 अलग अलग पार्ट है इसके, ठीक है ना। तो सबसे पहले कौन सा है? विवृत्त स्वर। कौन सा है? विवृत्त स्वर। देखिए आप लोग, विवृत्त स्वर। फिर उसके बाद अर्धविवृत्त स्वर, अर्धविवृत्त स्वर। फिर आएगा आपका संवृत्त स्वर, संवृत्त स्वर। और फिर आएगा आपका क्या? अर्ध संवृत्त, अर्ध संवृत्त स्वर। ये 4 पार्ट हो गए आपके मुख विवर के खुलने के आधार पर, ठीक है ना। तो देखिए विवृत्त स्वर कौन से होंगे, है ना? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में पूरा मुंह खुलता है, फुल फोकस होता है, आ क्या हो गया? आ, ऐसे। तो देखो ये बड़ा आ जो रहता है आपका ये, ठीक है ना, ये क्या है? ये विवृत्त स्वर का उदाहरण है। आ पूरा मुंह खुलता है, जिनके मतलब फुल ओपन, ठीक है ना, ओपन टाइप के स्वर होते हैं ये, जिसमें मुंह पूरा खुल जाता है। आ करिए मेरे साथ, आ ठीक है। तो विवृत्त स्वर आ है, ठीक है। उसके बाद में अर्ध विवृत्त का मतलब क्या हो जाएगा? आधा खुलता है, हाफ ओपन होता है। कैसा होता है? हाफ ओपन होता है। आ, ठीक है ना। देखो ये यहां पे देखेंगे आ। उसके बाद आई, आई देखो आधा खुल रहा है, आई आई। औ, ये देखो आपका औ औ औ औ औ औ, ठीक है। तो आ, आई और औ ये क्या है? ये हो जाएंगे हमारे अर्ध विवृत्त स्वर, जिनमें मुख द्वार जो होता है वो आधा खुलता है, ठीक है ना।
अब इसके बाद जो बात करेंगे हम लोग वो संवृत्त स्वरों की बात करेंगे, जिसमें मुख द्वार लगभग बंद रहता है, क्लोज, लगभग बंद रहता है। वो कौन से है जिसमें मुख द्वार लगभग बंद रहता है, ठीक है ना। तो वो है हमारे, देखो ऊ नाम मात्र खुलता है ऊ, दो ही ऊ है ना। उसके बाद देखो ये आपका छोटा ऊ हो गया और ये बड़ा ऊ हो गया। अब देखिए इनका प्रयोग करिए आप, ऊ ऊ ऊ ऊ, तो लगभग ऐसा लगता है जैसे मुंह पूरा पूरा बंद है हमारा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऊ ऊ, ठीक है ना। उसके बाद में अगर बात करें कि इनके अलावा भी समृद्ध स्वर है क्या, तो इनको स्पेशल समझने के लिए आप थोड़ा अर्ध समृद्ध को समझिए, उसके बाद इसको प्रयोग करने में बड़ा मजा आएगा आपको, है ना, कि हाँ वास्तव में क्या है। तो अर्ध समृद्ध में आप देखेंगे ए और ओ आएगा, क्या आएगा, ए और ओ, ठीक है ना। ए और ओ, सॉरी इसका और लिख लीजिए आप लोग, ई ई और ई। तो यहां पे लगभग बंद रहता है ऊ ई, लगभग मुंह कैसा दिख रहा है आपको, लगभग मुंह बंद। और ये क्या क्या होता है, आधा बंद होता है। अगर अर्ध है का मतलब क्या, आधा, और इसका मतलब बंद, समृद्ध का मतलब, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे तो यहाँ मुंह आधा बंद रहता है, देखिए ए ओ, ठीक है, ए ओ, याद आया तुषार कपूर आपको याद आया होगा, ठीक है। तो ए ओ, ये हो गया आपका अर्ध समृद्ध स्वर, जहां पर मुंह कैसा रहेगा, आधा लगभग बंद रहेगा या खुलता है, ये मान के चलिए आधा, और यहाँ पर लगभग पूरा बंद रहता है। और यहाँ पे देखेंगे तो पूरा खुलता है, यहाँ आधा खुलता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मुख के खुलने के आधार पर स्वर चार प्रकार के होते हैं। संवृत्त स्वर होते हैं, अर्ध समृत्त होते हैं, विवृत्त होते हैं और अर्ध विवृत्त स्वर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो एक टाइप ये भी आपका कंप्लीट हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप जो है हमारा स्वर का वो है ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठ, ये हमारे जो होंठ होते हैं उसकी आकृति कैसी बनती है जब उनको उच्चारित किया जाता है स्वरों को, तो है ना। तो हम क्या लिखेंगे, ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो इस आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक तो होते हैं आवृत्तमुखी, एक होते हैं अनावृत्तमुखी, है ना। आवृत्तमुखी और आवृत्तमुखी, और दूसरा होता है अनावृत्तमुखी। आवृत्तमुखी और अनावृत्तमुखी। वृत्त का मतलब क्या, गोला, है ना। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख जो होता है वो कैसा रूप धारण कर ले, गोल स्वरूप धारण कर ले, वो स्वर क्या कहलाएंगे, वो आवृत्तमुखी स्वर कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे, आवृत्तमुखी स्वर कहलाएंगे। जैसे कि उ ओ औ, ठीक है ना। देखो आप लोग, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, ये क्या है, ये आवृत्तमुखी है। लेकिन जिन स्वरों के उच्चारण में मुख गोल स्वरूप धारण नहीं करता है या गोलाकार रूप में शेप में नहीं आता है, ये ओष्ठ, आपके होंठ जो है गोलाकार स्वरूप धारण नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाएंगे, अनावृत्तमुखी। मना कर देते हैं, नहीं आएंगे हम। जैसे ई, आपका ई गोल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। आ नहीं हो रहा है ना। तो ये सारे जो स्वर आएंगे वो किधर आएंगे, आपका छोटा हो गया, आपका बड़ा हो गया, आपका छोटी ई आ गई, आपकी बड़ी ई आ गई आपकी, है ना, ए और आई, ठीक है ना। ये सब कहां पे आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके अनावृत्तमुखी में। किस में आ जाएंगे, अनावृत्तमुखी में आ जाएंगे। ओके, तो ये ओष्ठाकृति के या होंठ के आकार के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है, जो दो तरह से है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हवा के नाक या मुंह से निकलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। हवा कहां से निकल रही है, हवा जब हम उच्चारण करते हैं स्वरों का तो वो मुख से निकलती है या फिर नाक से निकलती है,
उस आधार पर भी स्वर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, हवा के नाक या मुंह से निकलने के आधार पर, ठीक है। देखिए तो यहां पे मैं लिख देता हूं अब, हवा के नाक या मुंह से निकलने के आधार पर, निकलने के आधार पर, ठीक। देखिए तो दो तरह के होते हैं, एक होता है निर्नुनासिक, निर्नुनासिक या उसको हम बोलते हैं मौखिक, और एक होता है अनुनासिक, ठीक है ना। देखिए आप लोग, नंबर एक निर्नुनासिक, निर्नुनासिक एक टाइप तो यह है जिसको मौखिक भी कहा जाता है, मौखिक स्वर, ठीक है। और दूसरा जो होता है अनुनासिक, अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर, ठीक है, निर्नुनासिक और अनुनासिक। देखो नाम से ही क्लियरिटी आ रही होगी आपके मन में कि निर्नुनासिक है यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में नाक का इस्तेमाल नहीं होता है, नाक का इस्तेमाल नहीं होता है, उच्चारण में नाक का इस्तेमाल नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं, निर्नुनासिक। अर्थात किसका उपयोग होगा, मुंह का, इसलिए क्या कहते हैं, मौखिक स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मौखिक स्वर कहलाते हैं, ठीक है ना। अब ये मौखिक स्वर कौन से होंगे, तो ये लगभग सारे स्वर आपके, अगर नाक का इस्तेमाल नहीं हो रहा तो छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, है ना, एड़ी, ऐनक, ओखली, औरत, यहां तक जो आपका है, ये सब क्या है, ये सब हमारे निर्नुनासिक या मौखिक स्वर है ना। लेकिन जिन स्वरों के उच्चारण में नाक का, नासिका मतलब क्या, नाक का अनुसरण होता है, अनु का मतलब अनुसरण, ठीक है ना, जहां नासिका का अनुसरण किया जाता है जिनके उच्चारण में, वे स्वर क्या कहलाएंगे, वे अनुनासिक स्वर कहलाएंगे। तो आपके जितने भी ये चंद्र बिंदु वाले आएंगे, है ना, चाहे इस पर आ जाए चंद्र बिंदु, है ना, या इस पर आ जाए चंद्र बिंदु, या इस पर आ जाए चंद्र बिंदु, या बड़ी पे चंद्र बिंदु, या छोटा ऊ पे बड़ा चंद्र बिंदु, इन पे ये सब क्या कहलाएंगे, ये आपके अनुनासिक कहलाएंगे। जैसे आप इस्तेमाल करेंगे आंगन, आंगन, तो जो आप पे चंद्र बिंदु लग रहा है आपका, ये आंग, आंग, ये नाक का इस्तेमाल हो रहा है कि नाक का हो रहा है ना, तो इसलिए क्या कहलाएंगे, अनुनासिक। अनुसरण होता है किसका, नाक का, नाक का, नासिका का, ठीक है, इसलिए इनको क्या कहेंगे हम लोग, अनुनासिक स्वर कहेंगे, चाहे वो अनुस्वार का ही प्रयोग क्यों ना हो, अनुस्वार भी इसी में आता है, ठीक है ना। अंगना जैसे अंगना, ठीक है। तो हवा के नाक या मुंह से निकलने के आधार पर स्वर, स्वर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के स्वर होते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। अगला हम देखेंगे घोषत्व के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, घोषत्व के या घोष के आधार पर, ठीक है ना, घोषत्व या घोष के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है ना। तो साथियों पहले ये समझिए आप लोग कि घोष का मतलब क्या है और ये घोष वास्तव में होता कहां पर है, ठीक है। तो जब हम वर्ण उच्चारित करते हैं तो हमारे यहां पर एक वॉइस बॉक्स लगा हुआ है, स्वर यंत्र लगा हुआ है। अगर यहां पर श्वास का कंपन होता है, श्वास का कंपन, जब देखो आप श्वास लेते हो तो कंपन होता है, यहाँ वर्ण बोलते हो तो कंपन होगा, यहाँ पे होगा नहीं होगा, तो ये स्वर यंत्री पे अगर श्वास का कंपन होता है तो वो सघोष कहलाते हैं। और यदि श्वास का कंपन नहीं होता है, यहाँ पे जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास का कंपन नहीं होगा वो अघोष कहलाएंगे, और जिनमें श्वास का कंपन होगा वो क्या कहलाएंगे, वो सघोष कहलाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए आप लोग कहाँ पे, तो ये तो बहुत सिंपल है कि हम अभी ये दिक्कत कहाँ देंगे, थोड़ा बहुत आपको देंगे तो वो व्यंजन में देंगे, वहां पे सघोष अघोष दो तरह के मिलेंगे। लेकिन अच्छी बात ये है कि हमारे जितने भी स्वर होते हैं वो सारे के सारे ही सघोष होते हैं। कैसे होते हैं, सघोष होते हैं, सभी स्वर सघोष है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सभी स्वर सघोष होते हैं। कैसे होते हैं, सघोष होते हैं, सभी स्वर सघोष होते हैं, ठीक। तो घोषत्व के आधार पर या घोष के आधार पर, श्वास में कंपन के आधार पर जो कह सकते हैं हम लोग, तो सभी स्वर सघोष होते हैं, ठीक है।
ओके, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। आप प्रयोग करके देखिए, सब जितना भी उच्चारण करेंगे आप, यहाँ पर कंपन होगा, यहाँ पे आ ई कंपन होगा यहाँ पे, ठीक है। अगला देखिए, दूसरा जो टाइप है हमारा वो है प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, तो प्राण शब्द को समझिए पहले कि प्राण वास्तव में क्या है। ये दोनों टाइप आपको उधर व्यंजन में भी काम आने वाले हैं, ठीक है। तो प्राणत्व के आधार पर स्वर जो है वो दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। सॉरी, प्राण हम बात कर रहे हैं सिर्फ प्राण की फिलहाल, कि अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं, ठीक है ना। तो पहले प्राण शब्द को समझते हैं। तो प्राण का मतलब यहाँ पर होता है क्या, वायु। क्या होता है, वायु होता है। अब जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में वायु का इस्तेमाल कम से कम होता है उन्हें अल्प कहेंगे। अल्प मतलब थोड़ा, और प्राण का मतलब हवा, थोड़ी सी हवा का इस्तेमाल होता है तो अल्प प्राण, और यदि ज्यादा हवा का इस्तेमाल होता है तो महाप्राण। उच्चारण करते समय ज्यादा हवा का इस्तेमाल हो रहा है तो क्या कहलाएंगे, महाप्राण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, महाप्राण कहलाएंगे। ओके, तो अच्छी बात यह है कि हमारे सारे के सारे स्वर अल्प प्राण है। कैसे हैं, अल्प प्राण है, ठीक है। कम से कम हवा का इस्तेमाल करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सभी स्वर कैसे होते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर कैसे होते हैं, अल्प प्राण होता है। ओके, तो प्राणत्व के आधार पर स्वर सभी कैसे हैं, अल्प प्राण, यानी कि हवा का इस्तेमाल कम होता है यहाँ पर। अल्प का मतलब कम, प्राण मतलब हवा, वायु। तो वायु का इस्तेमाल यहाँ कम होता है जब इनको हम उच्चारित करते हैं तब, ठीक है ना। आ ई उ ए ऐ ओ औ अमा, ठीक है, इस तरह से। तो घोषत्व के आधार पर हो गया और प्राणत्व के आधार पर भी हो गया। इसके बाद और टाइप की बात करते हैं कि और क्या टाइप हो सकता है हमारे स्वरों का। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, उसके बाद बात करते हैं। भैया स्वर की जो अंतिम क्वालिटी बची है वो अयोगवा वाली है। कौन सी है, अयोगवा। अब ये अयोगवा क्या है ना। देखिए, एक हमारे आचार्य है, बहुत अच्छा नाम है उनका, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी, है ना। इन्होंने जो हमारे दो अंतिम स्वर हम लोग देख रहे थे जो परंपरागत रूप से माने गए हैं, अम और आहा वाले, उन्हें अयोगवा कहा गया है, ठीक है ना। अयोगवा कहा गया, क्यों कहा गया है जरा इस पर भी बात करेंगे हम लोग। अयोग वाह कौन से होते हैं, तो अम और ये आहा वाला जो है, और अंगूर मतलब चंद्रबिंदु वाला भी इसमें ऐड है, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, ये दोनों वास्तव में अयोगवा है। क्यों है और क्यों कहा है आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने इनको अयोगवा, क्योंकि ये बिना किसी योग के ही अर्थ वहन करते हैं, बिना किसी योग के ही अर्थ का वहन करते हैं, अर्थ लेके आते हैं, इसलिए इन्हें अयोग कहा है। और अर्थ वहन करते हैं इसलिए वाह, क्या बात है कि बिना किसी योग के ही, बिना किसी से मिले ही अर्थ वहन करते हैं। तो योग नहीं है और फिर भी अर्थ वहन करते हैं, इसलिए वाह, क्या बात है, अयोग वाह। किसने कहा है, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने कहा है। अच्छा, स्वर और व्यंजन के स्थिति में इन्हें क्या कहेंगे हम, अगर बात इनकी करें अम और आहा की, तो याद रखिए इनकी जो स्थिति है वो स्वरों के बाद वाली है और व्यंजन के पहले वाली है। स्वरों के बाद और व्यंजन के पहले रखे गए हैं किन्हें, अम और आहा को। स्वर के बाद रखा जाता है और व्यंजन के पहले रखा जाता है। तो ये हो गया आपका क्या, अयोग वाहा, ठीक है, समझ में आ गया, अयोग वाह। ओके, चलिए स्टूडेंट, तो आज हम यहीं पर क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है। और उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, ठीक है, क्योंकि बेसिकली हमने बिल्कुल वर्ण से ही उठाया है इसको, और यहीं से जीरो से हीरो की ओर लेके जाएंगे आपको। तो बने रहिए हमारे साथ, आनंद के साथ क्लासेस लेते रहिए, और इन क्लासों को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हर एक स्टूडेंट के पास ये पहुंचे और उन्हें क्लास का आनंद का माहौल समझ में आए, और बेसिक चीजें, खासकर बेसिक चीजें जितनी भी है वो समझ में आए कि हाँ कहाँ से उठाना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, और कैसे क्वेश्चनों का हल किया जाएगा, ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं आगे हम लोग अगली क्लास में व्याकरण का जो स्वर का दूसरा जो पार्ट है हमारा, सॉरी, व्यंजन पढ़ेंगे। और व्यंजन जैसे ही खत्म हो गए तो हम लोग इस लेसन से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो एक कंप्लीट डोज आपको हिंदी का मिलने जा रहा है।
तो लगे रहिए हमारे साथ और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। शब्बा खैर, गुड नाइट।